पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने अब कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या अचानक हुई कार्रवाई थी या फिर इसके पीछे महीनों से तैयार की गई कोई गुप्त रणनीति थी? कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने इस ऑपरेशन की योजना करीब 3 महीने पहले ही बना ली थी और इसे बेहद गोपनीय तरीके से तैयार किया। हालांकि इस दावे की आधिकारिक तौर पर स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खुद इजरायली अधिकारियों के बयान अब इस चर्चा को और ज्यादा तेज कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या खामेनेई की हत्या वास्तव में पहले से प्लान की गई थी, जैसे इजराइल संकेत दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। देखिए, होता यूं है कि जब भी कोई इस तरीके का प्लान बनाया जाता है, इस तरीके के ऑपरेशंस किए जाते हैं, तो अचानक नहीं किए जाते। उसके लिए काफ़ी लंबी प्लानिंग लगती है, क्योंकि ना एक रात में हमला किया जा सकता है और ना ही एक रात में किसी को मारा जा सकता है। अब पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच एक बड़ा खुलासा सामने आया है। रिपोर्ट्स की माने तो इजरायली सरकार ने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को खत्म करने का फैसला अचानक नहीं लिया था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी, बल्कि इसकी योजना कई महीने पहले ही बना ली गई थी। बताया यह जा रहा है कि इजराइल ने यह रणनीतिक फैसला पिछले साल नवंबर में एक बेहद गोपनीय उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक के दौरान ले लिया था। उस बैठक में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और देश के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी मौजूद थे। इजराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कॉटेज के हवाले से आई रिपोर्ट में कहा गया है कि खामेनेई को निशाना बनाने की योजना पहले से तैयार थी और इसे एक बड़े सैन्य अभियान का हिस्सा माना जा रहा था। हालांकि शुरुआत में इस ऑपरेशन को तुरंत अंजाम देने के बजाय इसके लिए लंबी रणनीतिक तैयारी की गई थी। रक्षा मंत्री कॉट्स ने यहां गुरुवार को एक समाचार चैनल को एक इंटरव्यू दिया था, जहां उन्होंने बताया कि लक्ष्य पिछले साल के अंत में तय कर दिया गया था। उन्होंने साथ ही बताया कि नवंबर में प्रधानमंत्री के साथ एक अत्यंत गोपनीय बैठक हुई थी, जिसमें ईरान से जुड़े खतरों पर विस्तार से चर्चा की गई। उसी बैठक के दौरान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खामेनेई को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया था। कॉट्स के मुताबिक उस समय यह योजना बनाई गई थी कि मिशन को लगभग 6 महीने बाद यानी 2026 के मध्य तक अंजाम दिया जाएगा, जिसका मतलब यह था कि इस ऑपरेशन के लिए लंबे समय तक खुफिया तैयारियां, सैन्य रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय किया जाना था। हालांकि बाद में बदलते हालात के कारण इस योजना की समय सीमा में बदलाव किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के भीतर बढ़ती घरेलू अशांति और राजनीतिक अस्थिरता ने इजराइल को अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। ईरान के कई हिस्सों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और असंतोष की खबरें सामने आ रही थी, जिससे वहां की राजनीतिक स्थिति पहले से अधिक तनावपूर्ण हो गई। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए इजराइल ने अपने ऑपरेशंस की समय सीमा को आगे बढ़ाने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि इस रणनीति को अमेरिका के साथ भी साझा किया गया और वॉशिंगटन के साथ विचार विमर्श के बाद इस मिशन को जनवरी के आसपास आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। रक्षा मंत्री इसराइल कॉट्स ने इस फैसले के पीछे की वजह भी अब बता दी है। उनके अनुसार इजराइल को यहां चिंता थी कि तेहरान में दबाव चल रहा है और नेतृत्व किसी भी समय पश्चिम एशिया में इजराइल और अमेरिकी संपत्तियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर शत्रुपूर्ण कार्रवाई शुरू कर सकता है। ऐसे में इजराइल ने पहले हमला करने की रणनीति अपनाने का फैसला किया। रिपोर्ट्स की मान लें तो खामेनेई की हत्या एक बड़े सैन्य अभियान का हिस्सा जरूर थी। ये कार्रवाई शनिवार को शुरू हुए 2 ऑपरेशन यानी कि ऑपरेशन रोलिंग लायन और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के शुरुआती घंटों में की गई। इन अभियानों का उद्देश्य साफ था कि ईरान के सैन्य और रणनीतिक ढांचे को कमजोर किया जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि घटना कई मायनों में ऐतिहासिक और असाधारण मानी जा रही है। पहली बार ऐसा हुआ किसी संप्रभु देश के शीर्ष नेता को सीधे हवाई हमले के जरिए निशाना बनाया गया हो। इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और गहरे सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इजराइल का दावा है कि इस पूरे अभियान का उद्देश्य ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और उसके परमाणु कार्यक्रम से पैदा हो रहे खतरों को खत्म करना है। इजराइल का कहना है कि ईरान का यह कार्यक्रम उसके अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। जिसके अलावा कुछ विश्लेषकों का यह भी मानना है कि इजराइल का एक और उद्देश्य ईरान में शासन परिवर्तन की परिस्थितियां तैयार करना भी हो सकता है। हालांकि इजराइल ने आधिकारिक तौर पर इसे मुख्य लक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया है, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बड़े सैन्य अभियान का असर ईरान की आंतरिक राजनीति पर भी पड़ सकता है। इस बड़े हमले के बाद इजराइल ने अपने सैन्य अभियान को और तेज कर दिया। इजराइल रक्षा बलों यानी IDF ने गुरुवार को घोषणा की कि उन्होंने तेहरान में हवाई हमलों में 12वीं लहर पूरी कर ली है। आप समझ सकते हैं 12वीं लहर यानी 12वीं किश्त जब किसी शहर पर, किसी देश पर गिराई जाती है तो कितनी तबाही मच सकती है। इन हमलों में ईरान के कई महत्वपूर्ण सैन्य और सुरक्षा संरचनाओं को निशाना बनाया गया है। IDF के अनुसार इन हमलों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना और उसकी आंतरिक सुरक्षा संरचना को नुकसान पहुंचाना है। इस अभियान के तहत तेहरान और उसके आसपास के कई संवेदनशील ठिकानों पर लगातार हवाई हमले किए जा रहे हैं। उच्च प्राथमिकता वाले लक्ष्यों में
अल बरज प्रांत में स्थित एक विशेष इकाई का मुख्यालय भी शामिल था। ये इकाई ईरान की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी संभालती है और देश के भीतर सुरक्षा व्यवस्था को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाती है। इजरायली वायुसेना यानी कि IAF ने कहा कि उसने तेहरान में हमलों की 12वीं लहर के दौरान अल बरज प्रांत में स्थित इस विशेष इकाई के मुख्यालय को निशाना बनाया है। इसके अलावा बासिज बल के कई ठिकानों और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े अन्य केंद्रों पर भी हमले किए गए हैं। IDF ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किए पोस्ट की एक श्रृंखला में बताया कि अल बरज में स्थित मुख्यालय पूरे क्षेत्र में विशेष इकाइयों की कमांड करता है और शासन के सशस्त्र बलों को निर्देशित करने का काम भी करता है, इसलिए इसे एक अहम रणनीतिक लक्ष्य माना गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार इन हमलों के दौरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC और बासिज अर्धसैनिक बल से जुड़ी कई अन्य सुविधाओं को भी निशाना बनाया गया है। ये दोनों संगठन ईरान की सैन्य और सुरक्षा व्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा इजराइल वायुसेना ने ईरान के सशस्त्र आंतरिक सुरक्षा बलों के लिए बनाए गए एक केंद्रीय कमांड सेंटर पर भी हमला किया है और माना यही जा रहा है कि ये केंद्र ईरान के भीतर सुरक्षा अभियानों को समन्वित करने की अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आता था। IAF ने यहाँ ये भी साफ कर दिया है कि इस अभियान के तहत हथियारों के भंडारण और उत्पादन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दर्जनों अन्य साइट्स पर भी यहाँ हमले कर दिए गए हैं, यानी हमले लगातार किए जा रहे हैं और तबाही लगातार बरपाई जा रही है। इन हमलों का उद्देश्य ईरान की सैन्य आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करना और उसके हथियार उत्पादन नेटवर्क को कमजोर करना बताया जा रहा है। साफ शब्दों में आपको समझाऊं, यानी जो सप्लाई चेन होती है उस सप्लाई चेन को तोड़ने का काम किया जा रहा है, क्योंकि एक बार अगर सप्लाई चेन तोड़ दी जाती है तो सामने वाला देश जिस पर भी आप हमला कर रहे हैं, जो कि इसमें इजराइल ईरान के बीच में चल रहा है, अगर ईरान की सप्लाई चेन को रोक दिया जाता है तो उस कंडीशन में उस कारण से होगा ये कि ईरान कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, IDF ने अपने बयान में यह कहा है कि तेहरान में चल रहा यह अभियान ईरानी शासन की सैन्य और सुरक्षा संरचना को गहराई से प्रभावित कर रहा है। सेना के अनुसार उनका लक्ष्य ईरानी शासन के उन सभी तंत्रों को निशाना बनाना है जो सैन्य गतिविधियों और सुरक्षा अभियानों को संचालित करते हैं। विश्लेषकों का यह कहना है कि इन घटनाओं के बाद पश्चिम एशिया में हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि लगातार हो रहे हमलों और जवाबी कार्रवाई के कारण पूरे क्षेत्र में संघर्ष के फैलने की आशंका काफी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होने वाला है कि इस घटनाक्रम का क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति और रणनीति दोनों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर दोबारा से बड़े हमले कर सकते हैं? क्या अमेरिका इसकी प्रतिक्रिया देने वाला है? और क्या ये जो युद्ध है ये लंबा खींचने वाला है, कि जिस तरीके से संकेत मिल रहे हैं कि युद्ध जल्द खत्म होता हुआ नजर नहीं आता है। बाकी आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।